हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग बेटा सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन के बारे में और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं और उनके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, पहला पढ़ना है हमको क्या है आज के टॉपिक में, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें बेटा देखिए कुछ हम अभी लिखे हैं यूनिट्स और सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बारे में। फर्स्ट है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या होती है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट जो है वो ग्राम में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करेंगे वो उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कही जाती है। फिर से बेटा, जितना ग्राम सॉल्यूट जो है किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिसॉल्व होती है वो उसकी स्ट्रेंथ कही जाती है। वो सॉल्यूशन क्या कही जाती है, स्ट्रेंथ कही जाती है। इसका आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसका बेटा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए तो यूनिट देखिए, चूँकि ग्राम में लिया जाए तो ग्राम और लीटर में लिया जाए पर लीटर, यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम पर लीटर। तो बेटा आप देखिए सेकंड क्या होती है, मास परसेंट। ये सब देखिए बेटा आप लोग 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मास परसेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज़ का बेटा हम लोग पढ़े हैं, छोटे क्लासेस में ही मैथ्स में पढ़े हैं कि हमको परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऑब्टेंड किसी भी अगर आपको अपने ही मार्क के नंबर निकालने हैं कि आप टोटल मार्क में से आप इतने मार्क पाए हैं तो कितना परसेंटेज हुआ, तो आप कैसे निकालते हैं बेटा, ऑब्टेंड मार्क अपॉन टोटल मार्क इनटू 100, यही करते हैं ना। तो सेम ऐसे ही करना है, मास परसेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मास इनटू वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। यानी क्या करते हैं तो बेटा हम लोग बोले आपको, अभी हम बताएं आपको शॉर्ट ट्रिक कि ऑब्टेन मार्क निकालते, ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क इनटू 100 करते। तो वही चीज़ कि अगर आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी एक कंपोनेंट का अगर आपको मास परसेंट निकालना है, अगर आपको सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेम उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंट पे। तो दोनों का देख लीजिए लगभग आपका जो है डिफिनीशन इक्वल है, बस केवल मास की जगह पे यहाँ पे वॉल्यूम हो गया है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट्स पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और आपका इसमें भी वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके। तो इसका आप एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे देखिए बेटा, 4th नंबर है पार्ट्स पर मिलियन या ppm बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, किसी वन कंपोनेंट या सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वन कंपोनेंट कोई भी हो पर मिलियन पार्ट्स बाय मास, यानी किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट किसी भी एक कंपोनेंट का मास पूरे सॉल्यूशन के टोटल मास के 1 मिलियन में जितना प्रेजेंट होता है वह उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट का ppm होता है। कहने का मतलब कि पर मिलियन में 10⁶ जो होता है, यानी पर मिलियन सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का जितना मास प्रेजेंट होता है वो उसका क्या होता है,
ppm होता है। यानी देख लीजिए कैसे निकालें ppm ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यानी यही 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तुम्हारा पार्ट्स पर मिलियन निकल जाता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मोलैरिटी और मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का ग्राम मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का ग्राम मोल्स जो डिजॉल्व होता है वो उसका मोलैरिटी होता है, यानी ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। ये उसका फार्मूला होता है बेटा। तो इसका हम लोग जब बेटा अभी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, ग्राम मोल पर लीटर या मोल पर लीटर होता है। सेम इस तरीके से मोलैरिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें देखिए जो ग्राम मोल सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, इसमें क्या है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। सेम वही होगा, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम पर 1000। इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम मोल पर kg या मोल पर kg होगा। बेटा देखिए हम लोग अभी आप लोग एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पढ़े, 6 चीज़ें पढ़े हैं आप कंसंट्रेशन के या और उसके यूनिट्स के में 6 चीज़ें पढ़े हैं। 6 में आप ध्यान से देखिएगा, शुरू के जो 5 चीज़ें पढ़े आप, ठीक है, स्ट्रेंथ पढ़े, वॉल्यूम परसेंट पढ़े, मास परसेंट पढ़े, ppm पढ़े और मोलैरिटी पढ़े। इन 5 में अपॉन में सॉल्यूशन था, मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी में सबके अपॉन में सॉल्यूशन होता है और ऊपर में सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है। लेकिन केवल और केवल मोलैरिटी ही एक ऐसा है इसमें जिसमें कि अपॉन में सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में अपॉन में सॉल्यूशन होता है लेकिन मोलैरिटी में सॉल्वेंट होता है। ये एक ये डिफरेंस होता है और ये एक तरीका होता है, आप याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए 7 नंबर है मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग काई से डिनोट करते हैं, काई बोलते हैं इसको। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, और टोटल ऑल कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, इनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो बेटा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सेम उस तरीके से मोल, अगर हम लोग को सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग को अगर हम लोग को दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना, सम करना है तो दोनों का यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन जो होंगे हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे, एक होगा दोनों को ऐड करने पे। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 7 कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कोई भी गैस जो है वो लिक्विड में किस तरीके से सॉल्युबल होता है, उसके सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो जो गैस होते हैं, ज़्यादातर गैसेस जो होती हैं वो डिज़ोल्व होती हैं। किस टाइप की गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं लिक्विड में, ठीक है, ये हम लोग बताएंगे। तो देख लो, मोस्ट ऑफ द गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन सम अदर सॉल्वेंट। ठीक है, या अदर सॉल्वेंट में भी, सच एज एथिल एल्कोहल, बेंजीन एटसेट्रा, इस सब में भी क्या होते हैं, गैसेज जो होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जिसको कि स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जिसको कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, बुनसन ने किसको इंट्रोड्यूस किया था, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को। ठीक है बेटा, यानी कि, और अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी
ऑफ गैस इन लिक्विड जो है वो किस तरीके से किस पे डिपेंड करता है, किस पे अफेक्ट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। फर्स्ट आता है द नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट या लिक्विड, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो लिक्विड में, वो दोनों के यानी गैस यानी कि बेटा वो गैस और लिक्विड दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर का मतलब है कि जो गैस है या जो लिक्विड है वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो जो पोलर गैसेस होते हैं या पोलर लिक्विड होते हैं, पोलर अगर गैसेस हैं तो वो पोलर लिक्विड में आसानी से जो है सॉल्युबल हो जाएंगी। नॉन पोलर अगर हैं तो वो पोलर में बहुत ही कम सॉल्युबल होंगी। वैसे ही नॉन पोलर जो है गैसेस नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। तो नेचर पर डिपेंड करता है कि इनका नेचर कैसा है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता, तो हम लोग ये लासटेलिए प्रिंसिपल है एक, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, जो गैस और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। ये होता है, यानी कि टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है कि टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अगर सॉल्युबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग गैस के प्रेशर को बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, गैस के प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और यही मेरा हेनरीज का लॉ भी है। ठीक है बेटा, तो ये था आपके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेनरी ने 1802 में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे एक लॉ दिया जिसको कि हेनरीज लॉ बोला गया, जो कि प्रेशर से के थ्रू था। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर विच इज अप्लाइड। यानी उन्होंने बताया कि वो डिजॉल्व अगर हो रहा है तो कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा जो कि उस पर अप्लाइड किया जा रहा है। यानी कि जो डिसोल्यूशन होगा, जो डिज़ोल्व होगा गैस लिक्विड में, वो उसके प्रेशर पर डिपेंड करेगा। उन्होंने यही लॉ दिया था। अगर हम लोग उसको देखें तो मास ऑफ गैस जो और किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर में। उन्होंने यही लॉ दिया था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p, यानी मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। ठीक है ना, ठीक है। अब अगर हम लोग इन केस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन पे अगर इसको हम लोग लिखें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक जो कांस्टेंट है, जो यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोग यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कर दें तो ये हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, कप्पा। अगर हम लोग इसको इधर कर दें, कप्पा बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हम लोग इसको इधर कर दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी P इज इक्वल्स टू ये है तो P अपॉन के मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो KH है, कप्पा है, वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है बेटा। ठीक है, तो ये था आपका हेनरीज लॉ। यानी हेनरी ने क्या बताया था कि जो कोई भी गैस जो है वो किसी लिक्विड में जब वो कांस्टेंट टेम्परेचर में डिसॉल्व होती है तो उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।